इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। इस बुलेटिन में बात होगी बिहार चुनाव को लेकर चुनाव आयोग पर उठे बड़े सवालों की। चुनाव से पहले एनडीए में मची खलबली की। देखेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे के मोदी सरकार पर हमले को, कोलकाता मामले में कोर्ट के अहम फैसले को, जानेंगे रामदेव को क्यों लगा कोर्ट से बड़ा झटका। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। भारत ने फिर पाकिस्तानी अकाउंट्स पर लगाया बैन। एक दिन पहले आने लगे थे भारत में नजर। पहलगांव हमले के बाद पाकिस्तानी अकाउंट्स को किया गया था देश में बैन। केरल में फंसा फाइटर जेट F-35B अब तक नहीं हुआ ठीक, टुकड़ों में वापस ब्रिटेन ले जाने की तैयारी। 20 दिन पहले हुई थी इमरजेंसी लैंडिंग। केजरीवाल का ऐलान, बिहार में अकेले चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। अब कांग्रेस से गठबंधन नहीं, लोकसभा के लिए था इंडिया गठबंधन। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। 170 अंकों की गिरावट के साथ 83,239 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो वहीं 48 अंकों की गिरावट के साथ 25,405 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार में मतदाता सूची का मुद्दा तूल पकड़ गया है। इंडिया गठबंधन इसे लेकर हमलावर दिखाई दे रहा है, तो वहीं चुनाव आयोग का दावा है कि वो अपने कदम पीछे नहीं खींचेगा। पहली बार चुनाव आयोग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वोटिंग लिस्ट में नाम शामिल कराने से पहले नागरिकता साबित करनी होगी, यानी नागरिकता के केंद्र और राज्य सरकार के अधिकार को ही सीधे सीधे चुनौती दे दी गई है। इसे लेकर इंडिया गठबंधन मुख्य चुनाव आयुक्त से मिला, लेकिन आयोग के रवैये ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस बार बिहार की वोटिंग लिस्ट में बड़ा खेल होने वाला है। देखिए रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटिंग लिस्ट के मुद्दे पर घमासान मच गया है। चुनाव आयोग मतदाता पुनरीक्षण के नाम पर वोटिंग लिस्ट से 2 करोड़ नाम हटाने की तैयारी में जुट गया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मतदाता फर्जी नहीं है, ना ही विदेशी हैं, लेकिन अब उनसे अपनी नागरिकता साबित करने को कहा जा रहा है। जो लोग रोजगार की तलाश में कहीं दूसरी जगह चले गए हैं, उनके नाम भी काटे जाने की तैयारी में है। इसे लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार ने कहा कि हम चुनाव आयोग पहुंचे तो साफ महसूस हुआ कि आयोग बिहार के 20% वोटरों से उनका अधिकार छीनने का फैसला कर चुका है। सवाल ये भी है कि चुनाव आयोग की अधिसूचना के बाद मात्र 19 दिन में ये काम कैसे हो पाएगा। ये प्रक्रिया ना तो पारदर्शी और ना ही व्यवहारिक है। वहीं कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने तो यहाँ तक कह दिया कि हमें चुनाव आयोग से मिलकर आभास हुआ कि हम गलत पते पर चले गए हैं। चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। उसे किसी पार्टी के लिए काम नहीं करना चाहिए, सभी को अपने दायरे में रहकर काम करना होगा। यही लोकतंत्र की परिभाषा है। खेड़ा ने आगे कहा कि पूरा विपक्ष वोटर लिस्ट मांग रहा था और चुनाव आयोग इसे नहीं दे रहा। नया नियम बनाया गया है कि वोटिंग के वीडियो फुटेज 45 दिन बाद नहीं दिए जाएंगे। महाराष्ट्र में अचानक 5 बजे के बाद वोटिंग प्रतिशत बढ़ गया, लेकिन आपने आज तक इस पर जवाब नहीं दिया। दरअसल बिहार में वोटिंग लिस्ट के पुनरीक्षण काम पर सवाल उठ रहे हैं। पहली बार लोगों को अपने जन्म के स्थान के सबूत देने पड़ रहे हैं। इसके साथ ही चुनाव आयोग की तरफ से ये भी कह दिया गया कि वो किसी भी चर्चा के लिए सिर्फ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से ही बात करेगा। लेकिन चुनाव आयोग के जिस फैसले पर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं, वो काम की तलाश में अपना घर छोड़ने वाले लोगों के वोटों को लेकर। बिहार के जो लोग दिल्ली, महाराष्ट्र या दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं, उनके वोट काटे जा सकते हैं। बिहार में 22% लोग रोजगार के चलते राज्य के बाहर हैं। कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर हमला बोला तो आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी चुनाव आयोग पर तीखे सवाल उठाए। इसके साथ ही उन्होंने एक पोस्टर जारी कर एनडीए की भी परेशानी बढ़ा दी। पोस्टर में बिहार की जनता से 20 वादे किए गए हैं। साथ ही नीतीश सरकार पर आरजेडी की तरफ से तीखा हमला किया गया है। बिहार चुनाव से पहले बवाल मचा हुआ है। एक तरफ चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर जो नियम तय किए हैं, उसने इंडिया गठबंधन को चिंता में डाल दिया है, तो बीजेपी के सहयोगी भी हैरान दिखाई दे रहे हैं। जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी की खबरों के बीच अब चिराग पासवान की नाराजगी की खबरें भी आ रही हैं। इन खबरों के बीच नीतीश कुमार अचानक राज्यपाल से मिलने पहुंच गए, तो वहीं तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर ने भी नीतीश को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। तो कैसे बिहार चुनाव से पहले मुश्किल में घिरा एनडीए, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए के अंदर सीट बंटवारे को लेकर टकराव तेज होता दिखाई दे रहा है। वोटिंग लिस्ट के मामले में भी एनडीए में मतभेद दिख रहे हैं। नीतीश कुमार कहां जाएंगे, इस पर सवाल उठ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने तो यहाँ तक दावा कर दिया है कि विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे, तो नीतीश कुमार अचानक ही राज्यपाल से मिलने पहुंच गए, जिसके बाद बिहार की सियासत में अचानक ही कई सवाल पैदा हो गए।
नीतीश कुमार सुबह 10:30 बजे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मिलने पहुंचे। ये मुलाकात 15 मिनट तक चली। सीएम नीतीश कुमार के अचानक राजभवन पहुंचने से सियासी हलकों में कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। इस मुलाकात को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन इसे बीजेपी पर दबाव बनाने की रणनीति भी बताया जा रहा है। नीतीश की राज्यपाल से मुलाकात से पहले ही तेजस्वी यादव ने दावा कर दिया कि नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव के बाद एनडीए में नहीं रहेंगे। बीजेपी जेडीयू को पूरी तरह से खत्म करेगी और नीतीश की सियासत भी बीजेपी के साथ रहने के चलते खत्म हो जाएगी। जनसुराज पार्टी के चीफ प्रशांत किशोर ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर विधानसभा चुनाव में जेडीयू को 25 सीट मिल गई तो वो सियासत से संन्यास ले लेंगे। नीतीश की सबसे बड़ी चिंता तो इसी बात को लेकर है कि ना तो सीट बंटवारे में बीजेपी उनकी डिमांड मान रही है और ना ही उन्हें सीएम उम्मीदवार ही घोषित कर रही है। नीतीश के अलावा बीजेपी के दूसरे सहयोगी भी नाराज दिखाई दे रहे हैं। जीतन राम मांझी तो पहले से ही साफ कर चुके हैं कि कम से कम 25 सीटों पर उनकी पार्टी उम्मीदवार उतारेगी। तो उपेंद्र कुशवाहा चेतावनी दे रही हैं कि उनके साथ धोखा हुआ तो पूरा एनडीए सजा भुगतेगा। इस बीच चिराग पासवान भी राज्यपाल से मिलने पहुंचे। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या बिहार की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है। सीट बंटवारे को लेकर पहले से ही एनडीए में बवाल मचा हुआ है और अब जिस तरह से चुनाव आयोग की वोटिंग लिस्ट में बड़े बदलाव की तैयारी शुरू की गई है, उसके बाद बीजेपी के सहयोगी दल भी डरे हुए दिखाई दे रहे हैं। बिहार में एनडीए मुश्किल में घिर गया है तो मुश्किल में मोदी सरकार भी दिखाई दे रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की विफलता का आरोप लगाया है। इसके साथ ही खड़गे ने गलवान के बाद चीन को क्लीन चिट देने और निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए सरकार की नीतियों पर सवाल भी उठाए। तो और क्या कुछ कहा खड़गे ने, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत स्कीम्स पूरी तरह विफल रही हैं। खड़गे ने अपने एक्स पोस्ट में दावा किया कि चीन ने भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से अपने अधिकारियों को वापस बुला लिया है और रेयर अर्थ मैग्नेट्स, मिनरल्स और स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स के निर्यात पर पाबंदी लगा दी है। ये कदम भारत के ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक वाहन, रक्षा और उच्च सुरक्षा मुद्रा छपाई जैसे क्षेत्रों के लिए गंभीर चुनौती पेश कर रहा है। खड़गे ने लिखा, चीन ने पिछले 2 महीनों में भारत को स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स का निर्यात बंद कर दिया है, जबकि अन्य देशों को आपूर्ति जारी रखी है। भारत 80% स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स चीन से मंगवाता है और हमारे फलों, सब्जियों और अन्य लाभदायक फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए ये महत्वपूर्ण है। खड़गे ने दावा किया कि सरकार ने डोकलाम और गलवान की घटनाओं को भुलाकर चीनी कंपनियों के लिए लाल कालीन बिछाया और वीजा नियमों को आसान किया ताकि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई स्कीम में लाभ मिल सके। खड़गे ने यह भी आरोप लगाया कि गलवान में 20 सैनिकों के बलिदान के बाद सरकार ने चीन को क्लीन चिट दे दी, जिसका फायदा अब चीन उठा रहा है। खड़गे ने सरकार पर निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए कहा कि चीनी अधिकारियों ने भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के डेलीगेशन को भी मुलाकात का समय नहीं दिया। खड़गे ने सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह स्थिति राष्ट्रीय हितों के खिलाफ है। जहां एक तरफ इस पोस्ट को विपक्ष ने सरकार की कथित नाकामी के सबूत के तौर पर पेश किया है, तो वहीं इसने एनडीए और खासकर बीजेपी खेमे में खलबली मचा दी है। खड़गे के आरोपों ने बीजेपी खेमे में खलबली मचा दी है। तो कोलकाता में सामूहिक शोषण मामले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। अब कोलकाता हाई कोर्ट ने लॉ कॉलेज में सामूहिक शोषण को लेकर दाखिल की गई 3 जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। तो क्या कुछ कहा कोर्ट ने और क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। कोलकाता के लॉ कॉलेज मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अहम आदेश दिया। कलकत्ता हाई कोर्ट ने बंगाल सरकार को लॉ कॉलेज में हुए सामूहिक शोषण मामले में जांच की प्रोसेस रिपोर्ट पर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कोलकाता पुलिस से मामले की केस डायरी और प्रोग्रेस रिपोर्ट अगली सुनवाई से पहले सील बंद लिफाफे में जमा करने को कहा है। साथ ही संबंधित कॉलेज को भी हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा गया है। हाईकोर्ट ने बंगाल के सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में छात्र संघ कार्यालयों को बंद करने का आदेश दिया है। जस्टिस सोमेन सेन और जस्टिस स्मिता दास डे की बेंच ने कहा कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने तक ये कमरे बंद रहेंगे। ऐसे कमरों का इस्तेमाल किसी भी काम के लिए नहीं किया जा सकता है। जरूरत होने पर वैध कारणों के साथ यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार को आवेदन देना होगा। वहीं पश्चिम बंगाल बार काउंसिल ने मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा की मेंबरशिप रद्द कर दी और उनका नाम वकीलों की सूची से हटा दिया। बता दें कि ये सुनवाई 3 जनहित याचिकाओं पर हो रही थी, जिसमें कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की गई थी। ये मामला कोलकाता में हुए सामूहिक शोषण की घटना से जुड़ा है, जिसने शहर में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। और अब मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। अब अगली सुनवाई में क्या होता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं।
एक तरफ जहां कोलकाता मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है, तो वहीं दिल्ली हाई कोर्ट से रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद को डाबर च्यवनप्राश के खिलाफ भ्रामक विज्ञापन टेलीकास्ट करने को लेकर अंतरिम आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के साथ ही कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख भी तय कर दी है, जिसमें और खुलासे होने की उम्मीद है। तो क्या है पतंजलि को लेकर कोर्ट का आदेश? इंश्योरेंस कंपनी दिल्ली हाई कोर्ट से रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद को तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी कर पतंजलि को डाबर च्यवनप्राश के खिलाफ भ्रामक या नकारात्मक विज्ञापन टेलीकास्ट करने से रोक दिया। ये फैसला डाबर इंडिया लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई के दौरान आया, जिसमें पतंजलि पर डाबर च्यवनप्राश को बदनाम करने और उपभोक्ताओं को गुमराह करने का आरोप लगाया गया था। जस्टिस मिनी पुष्करना की अध्यक्षता वाली पीठ ने डाबर को अंतरिम राहत देते हुए पतंजलि के खिलाफ सख्त रुख अपनाया। मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई 2025 को होगी। डाबर ने दावा किया कि पतंजलि के टीवी विज्ञापन उनके च्यवनप्राश को निशाना बनाकर उसकी छवि खराब कर रही है। पतंजलि ने अपने विज्ञापनों में दावा किया कि उनका च्यवनप्राश 51 जड़ी बूटियों से बना है, जबकि डाबर ने खुलासा किया कि इसमें केवल 47 जड़ी बूटियां हैं। डाबर ने यह भी आरोप लगाया कि पतंजलि के उत्पाद में पारा यानी कि मरकरी पाया गया, जो खासकर बच्चों के लिए हानिकारक हो सकता है। डाबर का कहना है कि पतंजलि की यह हरकत न केवल उनके ब्रांड को नुकसान पहुंचा रही है, बल्कि उपभोक्ताओं को भी भ्रमित कर रही है। ये मामला पतंजलि के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि कोर्ट का यह आदेश उनकी मार्केटिंग रणनीति पर असर डाल सकता है। अब सबकी नजर 14 जुलाई की सुनवाई पर टिकी हुई है। अब इस मामले की अगली सुनवाई पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, तो नजरें इस वक्त पीएम के विदेश दौरे पर भी बनी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी 5 देशों की यात्रा के पहले पड़ाव में 3 जुलाई को घाना की संसद को संबोधित किया। इस मौके पर उन्हें घाना के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। पीएम मोदी से पहले नेहरू और नरसिंह राव ने घाना का दौरा किया था। तो और क्या है पीएम मोदी के इस घाना दौरे को लेकर जानकारी, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी 5 देशों की यात्रा के पहले पड़ाव में 3 जुलाई को घाना की संसद को संबोधित किया। पीएम ने संबोधन में घाना को अफ्रीका का लोकतांत्रिक प्रेरणा केंद्र बताते हुए भारत अफ्रीका साझेदारी पर जोर दिया। उन्होंने कहा, इस प्रतिष्ठित सदन को संबोधित करना गर्व की बात है। घाना लोकतंत्र की भावना से भरा है और पूरे अफ्रीका के लिए प्रेरणा का केंद्र है। ये किसी भी भारतीय पीएम की 30 सालों में पहली घाना यात्रा है। इससे पहले 1957 में जवाहरलाल नेहरू और 1995 में नरसिम्हा राव ने घाना का दौरा किया था। मोदी ने भारत और घाना की साझा औपनिवेशिक इतिहास और स्वतंत्रता की भावना को रेखांकित किया। साथ ही चंद्रयान और भारतीय अंतरिक्ष यात्री जैसी उपलब्धियों को अफ्रीका से जोड़ा। उन्होंने कहा, जब चंद्रयान ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग की, मैं अफ्रीका में था। आज जब एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष स्टेशन में मानवता के लिए काम कर रहा है, मैं फिर से यहाँ हूँ। ये कोई साधारण सहयोग नहीं है। इसके साथ ही उन्हें घाना का सर्वोच्च सम्मान द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से नवाजा गया। दोनों देशों ने 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए, लेकिन भारत घाना व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए दीर्घकालिक रणनीति की जरूरत है, जो पीएम के इस संबोधन में स्पष्ट नहीं दिखी, जिसमें नीतिगत बातों से ज्यादा भावनात्मक बातों का प्रभाव ज्यादा नजर आया। वहीं पीएम मोदी का ये दौरा भी विपक्ष के उस आरोप से घिरता दिख रहा है कि पीएम मोदी विदेश दौरों पर तो जाते हैं, लेकिन उनके पास मणिपुर जाने का समय नहीं है। कुल मिलाकर ये यात्रा कूटनीतिक दृष्टिकोण से सकारात्मक हो सकती है, लेकिन इसके परिणाम आने वाले वक्त में ही स्पष्ट होंगे। पीएम मोदी की 5 देशों की यात्रा चर्चा में है, तो चर्चा संसद के मॉनसून सत्र की भी हो रही है। संसद के मॉनसून सत्र को राष्ट्रपति की तरफ से मंजूरी मिल गई है। इस बार ये सत्र लगभग 1 महीने तक चलेगा, जिसमें विपक्ष और सरकार के बीच कई मुद्दों पर तीखी बहस होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने एक्स पर दी। तो किस तारीख से शुरू हो रहा है मॉनसून सत्र और कब होगा इसका समापन, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। संसद के मॉनसून सत्र की तारीखों का ऐलान हो गया है। ये सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त 2025 तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सरकार के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने एक्स पर ये जानकारी साझा की। पहले ये सत्र 12 अगस्त तक प्रस्तावित था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 21 अगस्त तक कर दिया गया है। खास बात यह है कि पहली बार सत्र 15 अगस्त के बाद भी जारी रहेगा। हालांकि स्वतंत्रता दिवस समारोह के कारण 13 और 14 अगस्त को कोई बैठक नहीं होगी। ये सत्र कई मायनों में अहम है। दरअसल विपक्ष ने हाल ही में विशेष सत्र बुलाने की मांग की थी, खासकर 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव में हुए आतंकी हमले और इसके जवाब में भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए। विपक्ष ने 3 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इस मुद्दे पर तत्काल चर्चा की मांग की थी। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसमें 26 लोगों की जान लेने वाले हमले का जवाब दिया गया।
ये सत्र ऑपरेशन सिंदूर के बाद संसद का पहला सत्र होगा। इसलिए पहलगांव हमले और सैन्य कार्रवाई पर विपक्ष के सवालों से सरकार का सामना होना तय माना जा रहा है। इसके साथ ही तमाम और मुद्दों पर भी सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस की उम्मीद है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने जानकारी दी कि सत्र में महत्वपूर्ण विधायी कार्य भी होंगे, लेकिन आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे चर्चा का केंद्र रहेंगे। संसद का ये सत्र राजनीतिक रूप से बेहद अहम साबित हो सकता है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घाना का भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल गया है। जिस हिसाब से उनको लगातार नागरिक सम्मान दूसरे देशों से मिल रहे हैं, उस हिसाब से उनका नाम विश्व गुरु नहीं, विश्व सर्वोच्च नागरिक सम्मान गुरु हो जाना चाहिए। हालांकि उनके इस सम्मान से देश के आम नागरिक को फर्क पड़ता हो न पड़ता हो, लेकिन भक्तों को तो फर्क पड़ता है। उनकी उछल कूद करने के लिए इतना ही काफ़ी है। यहाँ पर ये बात एक उल्लेखनीय जरूर हो जाती है कि जब कभी भी अपने देशों को इकट्ठा करने की बात आती है, अपने साथ में इन देशों को, तो उनमें से ही 192 में से 183 लोग जाकर के हमारे दुश्मन पड़ोसी देश को वोट कर देते हैं।